सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जलसा करके वापस चले जाना और 6 दिन का अल्टीमेटम देना ऑन गारंटी हुआ है, वो माने या ना माने। और अश्योरेंस ऐसे बंदे ने दी है जिसकी बात खान साहब टाल ही नहीं सकते थे। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे पेशावर से, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो बैठ जाते धरने में तो खून खराबा होता, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर डील्स, तमाम तर चीज़ों के हवाले से तरदीद भी कर दी है। और फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि जब ऐलान न हुआ अगर 6 दिन में, तो वो दोबारा पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की जानिब जा सकते हैं। तो मामला जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो बज़ाहिर ख़त्म नहीं हुआ है, वो एक पॉज हम कह सकते हैं वो है। और इमरान खान साहब अपनी उसी बात पर कायम हैं कि जो उन्होंने अपने तकरीर के दौरान की है कि 6 दिन का वक्त दिया है और जून के आगाज़ में उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। मज़ाकरात के हवाले से उन्होंने भी ये कहा कि मज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं। यही बात कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की थी जब वो असम्बली में खिताब कर रहे थे मज़ाकरात के हवाले से, बल्कि कमेटी के हवाले से भी उन्होंने ये बात की थी कि वो भी बनाई जा सकती है। एक जानिब तो कमेटी जिसने गुफ्तगू भी की, जिसमें कल प्रोग्राम में भी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कह गए कि पाकिस्तान मुस्लिम नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, वो इस बात पर बड़ी सेहतमंदाना गुफ्तगू हुई है कि वो तैयार भी हैं, लेकिन जो तैयार नहीं है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो नहीं चाहती कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए। सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तर्जयकार जमील फारूकी साहब। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। एक जानिब तो वो सारा अमल आपने देखा जो एक खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि आप वहाँ से मौजूद थे, तो रैली की सूरत में, एहतजाज मार्च की सूरत में, बल्कि वो इस्लामाबाद आया, फिर जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, और सबसे अहम इमरान खान साहब का ऐलान 6 दिन का वक्त देना, धरने को ख़त्म करना, और आज फिर जो उनसे मंसूब की जा रही थी बातें उसकी तरदीद करना। तो अब मामला तो वहीं खड़ा नज़र आ रहा है कि जहाँ से शायद ख़त्म हुआ था, कि उनका मुतालिबा भी वहीं है और हुकूमत भी वहाँ पर मौजूद है। तो क्या इस सूरत हाल में आप आगे कल आए अमल देख रहे हैं? देखें, आप और हम जो देख रहे होते हैं ना बादियों नजर में, वो दरअसल कुछ और होता है और बैक एंड पे जो डिस्कशन होती है वो कुछ और होती है। दुनिया का कोई भी सियासतदान जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता हो, खासतौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक में, वो ये एडमिट ही नहीं करेगा कि उसकी कभी कोई बैकडोर डील हुई है। क्या नवाज शरीफ साहब ने कभी एडमिट किया कि वो किसी बैकडोर डील के तहत लंदन गए? क्या नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एडमिट किया था जब वो मुशर्रफ साहब को NRO साइन करके देकर निकल गए थे और उनकी कोई डील हुई थी? क्या अभी एहसन इकबाल साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने ये एडमिट किया कि वो किसी बैकडोर डील के तहत हुकूमत में आए हैं? क्या खान साहब ये एडमिट करेंगे कि किसी वो बैकडोर डील के तहत वापस चले गया और उन्हें अल्टीमेटम दिया? तो सियासतदान जब अपने मुंह से मान लेगा तो उसकी सियासत तो कहीं नहीं रहती, क्योंकि पूरी दुनिया यही समझेगी ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलने वाले सारे लोग हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट एक इंटेग्रल पार्ट होती है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप का, और हमारे भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का अपना रोल है। तो खान साहब माने या ना माने कि उनकी डील हुई है या उनकी डिस्कशन हुई है, नहीं हुई है, लेकिन उनके जो सीनियर लीडरशिप उनके साथ मौजूद रहती है इस बात को मान रही है कि उनकी टॉक्स हुई है। शेख रशीद बार इजहार कर चुके हैं कि हमारे मुख्तदर हलकों के साथ राब्ते हुए हैं और 31 से पहले गवर्नमेंट जाने लगी है। तो ये ऐसे तो नहीं कोई बात कर देता होता। तो खान साहब कभी अपने मुंह से नहीं मानेंगे, लेकिन उनका यहां से वापस जाना, यानी डी चौक पहुंचे बगैर यहां से वापस जाना और छोटा सा एक जलसा करके वापस चले जाना और 6 दिन का अल्टीमेटम देना, और गारंटी हुआ है, वो माने या ना माने। और अश्योरेंस ऐसे बंदे ने दी है जिसकी बात खान साहब टाल ही नहीं सकते थे। अच्छा। खान साहब इस बात को टाल ही नहीं सकते थे कि वो उसकी बात को इग्नोर करके वो अपने प्रोटेस्ट को या सिट इन को कंटिन्यू करें। एक तरफ बड़ा वाइज डिसीजन है, लोग वैसे बड़े परेशान, पानी खाने की चीजें कुछ नहीं थी, ऊपर से एक्सपायर्ड शेल फायर हो रहे थे, तो उनका फैसला बड़ा वाइज है। लेकिन आप और हम अगर ये उनकी बात मान लें, गो के सियासतदान सियासत अपने एंड पे करता होता है, वो कभी दुनिया के सामने अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देंगे कि मेरी किसी को डील हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आज मज़ाकरात की बात इमरान खान साहब कल कर रहे थे, वज़ीर आज़म मज़ाकरात की बात, तो फिर अंदर खाते मज़ाकरात जो चल रहे थे वो अब सामने आकर भी फिर मज़ाकरात के मामलात चल सकते हैं। लेकिन जो 31 मई की आप बात करें कि शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं या मामलात, तो फिर क्या 31 मई या चलें 10 जून का बजट है,
बजट के बाद तक फिर हुकूमत ऐलान करती हुई नजर आ रही है कि आइंदा इलेक्शन में जाया जाए? देखें, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है। डेडलॉक होता तो खान वापस नहीं जाते, खान साहब वापस नहीं जाते। लोगों को, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं इस चीज से, लेकिन फैसला उनका बहरहाल अच्छा है। डेडलॉक कोई नहीं है। अब ना तो हुकूमत मान रही है। कल शहबाज शरीफ साहब का पार्लियामान में आपने क्या खिताब सुना? आपने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि डिक्टेशन हम नहीं लेंगे खान साहब से। अब आप अंदाजा कीजिए कि बैरूनी कुव्वतों की डिक्टेशन के ऊपर पाकिस्तान में ताकत के जरिए हुकूमत बनाने वाले इस मुल्क के एक शख्स को कह रहे हैं कि आप हमें डिक्टेट ना करें। डिक्टेशन में फर्क आप और हमें कर लेना चाहिए। ना वो मान रहे हैं, ना ये मान रहे हैं। और अगर ये दोनों मान जाए तो पब्लिक कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करेगी कि पॉलिटिक्स हो रही है? फिर तो हमें सब गुडी गुडी नजर आएगा। चाहे 31 मई हो या 10 जून हो, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाना है। और जिन्होंने जो रिफॉर्म्स को वापस करना था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, आपको पता है कल एक बिल मंजूर हुआ, जल्दी में वो करना चाह रहे हैं ये हुकूमत, क्योंकि उनके पास टाइम करना है, उनको भी गो हेड और इसका मैसेज उनको मिल चुका है। 19 तारीख को, 19 मई को ये डिसाइड हो चुका था कि हुकूमत तहलील करने लगी है असेंबली। 19 तारीख को इस बात का इज़हार कल शाह महमूद कुरैशी ने एक टेलीविजन शो में किया है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम राब्ते में थे। असद कैसर साहब भी कह चुके हैं कि हम स्पीकर अयाज सादिक साहब से राब्ते में थे। तो इसका मतलब है उनसे ये पोलिटिकली राब्ते में थे, और जिनसे मुक्तदर कुव्वतों से राब्ता होता है उनसे अलग गारंटियर कौन है, ये आप और हम, हमारे लिए सवालिया निशान रहेगा। लेकिन मेरे नॉलेज में मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बहुत स्ट्रॉन्ग गारंटियर है जिससे खान साहब, जिसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं। अब ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन अगले आने वाले 6 दिन से पहले मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी एक सवाल हो जाएगा। बहुत सारी बातों से आप बाखबर होते हैं, आप शहर इक़्तिदार में हैं, बहुत से लोगों से मिल रहे हैं। जो आपने बात की कि इमरान खान साहब करके गए हैं मामलात और बड़ी गारंटी के साथ, लेकिन वो जो गारंटी है क्या वो दूसरी जानिब, यानी कि जो हुकूमत इत्तेहादियों की मिलकर हुकूमत है, उनके लिए भी वो गारंटर काबिल कबूल है, दोनों जानिब से हैं? तो फिर ये इसका मतलब है इतने वो आम शख्स हैं कि दोनों जानिब वो मना भी रहे हैं, दोनों जानिब से चीज़ें डील भी कर रहे हैं, और दोनों जानिब से लोगों को अपने साथ भी लेकर चल रहे हैं। देखें, मुदस्सिर सालिस या अंपायर जो होता है ना, वो किसी को अगर गारंटी करता है ना, अपनी जात की बुनियाद के ऊपर नहीं करता, अपनी जात के बिहाफ पे नहीं करता, वो दूसरी पार्टी के फरीक के बिहाफ पे करता है कि उस फरीक से मेरी बात हो चुकी है, आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है गारंटियर या अंपायर से मुतालिक। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, खान साहब के साथ कई दफा हाथ हो चुका है, और हाथ उनके साथ भी हो चुका है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। अब आप देखें, शहबाज शरीफ साहब भी जो गारंटियर थे ना नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के, तो उनकी जमानत पे स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया गया, आज तक वो गारंटी पूरी हुई। अब तो भाई कि वो मतलब क्यों वापस नहीं आ रहे? तो ये सारी चीजें अगर डिफरेंट हमें नजर आ रही होती हैं, अपेरेंटली अंदर से कुछ और होता है। कार्ड बड़ा वाइज प्ले किया है खान ने। ये मैं आपको बता दूं कि 6 दिन वाला जो अल्टीमेटम है, उनको पता है 6 दिन में नहीं तो कम से कम 12 दिन के अंदर ये मामला हो जाएगा। और एक और बात बड़ा मैं क्लियरली आपके सामने रखता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये वाली हुकूमत जो 30 रुपए का बैगेज कल ले चुकी है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का, वो नए बजट को अनाउंस करके अपने कंधे के ऊपर इतना बड़ा बोझ शायद ना ले। ये मेरा एनालिसिस है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। ये सारा बोझ इंटरम सेटअप के ऊपर जाना चाहिए, और शायद हो सकता है उन्हीं के ऊपर जाए। इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर लेकर इलेक्शन की तरफ जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले खबर भी आ गई है, मैं चाहूँगा उस पर भी आपका एनालिसिस लिया जाए। खबर यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज कौम से 8 बजे खिताब होगा। ये पहला खिताब है वज़ारत उज़्मा में आने के बाद, जो कौम से बाकायदा तौर पर वो खिताब करेंगे। बड़ा अहम मामला एक जानिब तो कल रात का ऐलान हो गया कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, और वो पेट्रोल महंगा होने से पहले कल एक तवील तकरीर भी उन्होंने की थी, और उसमें उन्होंने गरीबों के हवाले से खासी लंबी चौड़ी बात की थी ऐवान में, क्योंकि ऐवान में की जाने वाली तकरीर बड़ी अहम होती है। लेकिन उसके बाद चंद ही घंटे गुजरे और ऐलान कर दिया गया कि पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया। और लेकिन आज वो खिताब कर रहे हैं, उनका खिताब अहम है, और वो अपनी 1 साल 2 माह की हुकूमत जो रहती है, यानी कि असम्बलियों की मुद्दत, उसके हवाले से होगा, या वाकई किसी इशारा देंगे कि इलेक्शन के ऊपर मामलात हैं। तो ये क्या समझते हैं कि जो इतना बड़ा फैसला हुआ है जमील फारूकी साहब, 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें जो बढ़ी हैं, इसमें कोई कौम को एतमाद में लेना है, मसाइल से आगाह करना है, पिछली हुकूमतों पर मलबा डालना है, या वाकई कोई आगे की रास्ता दिखाते हुए कोई इशारा किनाया दिया जा सकता है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि इलेक्शन मामलात शायद जल्द हो जाएं, जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे थे कि इंटरिम गवर्नमेंट में डालने की कोशिश होगी? तो आज के खिताब को कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, आज से अगर 5 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया होता तो शायद मैं कहता कि वो असेंबली तहलील करने की बात करेंगे, लेकिन कल जो उन्होंने खिताब किया है उसमें जो उन्होंने मुश्किलात का रोना रोया है, यकीनन आज के खिताब में भी शहबाज शरीफ साहब शायद वो वाहिद शख्सियत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो चाह रहे हैं, जाती हैसियत में, उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो चाह रहे हैं कि मुझे वजारत उज़्मा मिली है तो मैं कंटिन्यू कर लूं, हो सकता है आने वाले वक्त में ये वाला मौका मुझे ना मिले, मौका तो उनको बड़ी मुश्किल से मिला है तो वो इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन उस मौके के अवेल करने के वो पूरी पार्टी का मैंडेट खो देंगे। ये बहुत बड़ा अलमनाक सानिया होगा PMLN के साथ। एक तरफ जरदारी साहब ने हाथ किया है इनके साथ, दूसरा अपना बड़ा छोटा भाई हाथ कर रहा है, तो बहरहाल वो आज के खिताब रात रखेंगे और प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर अपना सारा पैकेज डालेंगे और कहेंगे मैं तो उनके नुकसानात उठा रहा हूं और मैं आगे कर रहा हूं। और हालत देख लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आप और हम सबको क्या दिखाया था कि महंगाई खत्म करने के लिए हम महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे हैं, जब हम हुकूमत में आएंगे तो ये महंगाई नहीं होगी। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि 150 रुपए लीटर वाला जिनको महंगा लग रहा था और हमें भी लग रहा था, तो किए बहुत क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि 150 का पेट्रोल कैसे हो गया, इन्होंने एक झटके में 30 रुपए बढ़ा दिया। और मैं आपको बता देता हूं, अगर बजट ये लोग पेश करते हैं, अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने जिद लगाए रखी और उन्होंने बजट पेश किया अपनी गवर्नमेंट के अंदर, तो ये पेट्रोल आपको 250 तक जाता हुआ नजर आएगा। ये IMF की बुनियादी शर्त है। और जब इंडिया के अंदर प्राइसेस कम हो रही है पेट्रोल की, बांग्लादेश के अंदर कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, ये अफसोसनाक है। और ये वो लोग हैं जो आज से 2 महीने पहले तक ये रोना रो रहे थे कि खान साहब पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। खान साहब ने सब्सिडाइज किया था तो करें आप सब्सिडाइज। और एक और इकोनॉमिकल साइंटिस्ट हमारे सामने मौजूद है, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो डॉलर जो है वो कमजोर हो गया, रुपए की कदर बढ़ेगी। ये दुनिया का पहला इकोनॉमिक साइंटिस्ट मैंने देखा है, इकोनॉमिस्ट देखा है मैंने, जो इस तरह से बात कर रहा है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। हालांकि दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्यों ना हो, वहां पर पेट्रोलियम प्राइसेस से बाकी तमाम चीजों की प्राइसेस को गेज किया जाता है। और ये पहला शायद मुल्क है जहां पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के बाद ये दावा किया जाता है कि ऐसा होगा। और आप देखिए, रात 12 बजे से 1 लाख होना था, 9:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया और रात 10 बजे से पेट्रोल नाजायज हो गया और रेट उसका 180 फिक्स हो गया। ये अफसोसनाक है। बिल्कुल, ये एक अहम मामला है। अच्छा जमील फारूकी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ जो आपने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की है कि वो चाहते हैं हुकूमत की जाए। कल शाह महमूद कुरैशी साहब इसी वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि चलें मैं खुल के नाम भी ले लेता हूँ आपके चैनल पर, चलें मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अयाज सादिक साहब, एहसन इकबाल साहब से बड़ी हेल्दी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप चाहती है कि हो जाए इलेक्शन, और यही बाकी इत्तेहादी जमातों का सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों इस वक्त मजबूर हुई खड़ी है मुस्लिम नून, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब वो बन ही गए हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो भी बरकरार रहें। तो क्या फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर भी दो राय, एक शहबाज शरीफ साहब और एक मरीम साहिबा ने जो खुद ऐलान किए कि इलेक्शन में जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, तो ये खुद दो राय चल रही है इस हुकूमत को लेकर? देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल दो राय इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के नाम के साथ हमेशा CM लगता रहा है और वो PM लगाने के लिए बड़े बेताब थे। और इतने मुश्किल हालात में, जबकि पहले पार्टी नहीं मान रही थी, फिर बड़े भाई नहीं मान रहे थे, वो माने तो फिर ऐवान नहीं मान रहा था, वो माना तो फिर स्पीकर नहीं मान रहा था, वो नहीं माना तो फिर सदर नहीं मान रहा था। तो ये मानते मनाते इन्होंने तकरीबन कोई 5-6 दिन इसमें गरक कर दिए और बंदा परेशान, बड़ी मुश्किल से PM शिप मिली है। और इस हालात में अगर जाते हैं वापस ना मिले तो वो चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये जिद लगता है कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इनकी पूरी पार्टी को पे करनी पड़ेगी। जमील साहब, कता कलामी आपको यहाँ रोक रहा हूँ। नाज बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मेंबर नेशनल असेंबली है। बहुत शुक्रिया नाज साहिबा आपके वक्त का। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, उससे पहले अब ये बात हो रही थी कि मामलात मज़ाकरात ये वो, आज खान साहब ने कहा कोई डील नहीं हुई है, अगर ये ऐलान नहीं होता है तो मैं दोबारा से वापस आ जाऊंगा। तो फिर इसका मतलब है इस्लामाबाद की तरफ उनका मार्च होगा। तो आपकी जो असेंबली है, जो आपकी हुकूमत है, वो मुद्दत पूरी करेगी या फिर ऐलान वाकई करेगी आइंदा इलेक्शन की जानिब जाया जाए? देखिए, वैसे आजकल तो इस किस्म के मजाक जो है
तो एक शख्स जो है वो समझता है कि उनकी फरमाइश के ऊपर या एक शख्स के जिद के ऊपर या एक शख्स की ईमा के ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ की आवाम के फैसले किए जाएंगे। अगर इतना ही उनको था कि इलेक्शन का के ख्वाहिशमंद थे और इतना ही अगर वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को रिस्पेक्ट करते तो पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन में अपना ड्यू अपना हक अदा करते और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मिलकर हमारे साथ करते। वो पूरा प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग क्यों गई पीटीआई? उनको बैठना चाहिए था और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए इलेक्टोरल, फिर हम कहते हैं हाँ जी इलेक्शन की जो डेट होती। लेकिन अगर ऐसी आप धौंस के तहत आप धमकियां देंगे, आप जो है वो कहेंगे कि मैं 3000 लोगों का झटका लेकर आऊंगा और उसके ऊपर पुलिस वालों को कांस्टेबलों के सीने पे गोलियां लोग चलाएंगे और फिर उसके बाद नुकसान पहुंचाएंगे सरकारी अमलाक को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, और आपने दंगा और फसाद करके अगर आप कह रहे हैं कि जी ये दिस इज व्हाट आई विल डू इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर इलेक्शन, सो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। सही। अच्छा नाज़ साहब कल जी नाज़ साहब कल जो है बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी आगे हाँ नहीं पार्लियामेंट का तो कल भी वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट ये फैसला करेगी, हुकूमत की तादी जमातें फैसला करेगी कब करवाना है इलेक्शन। लेकिन कल जो है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून भी ये कमेटी के अंदर बातचीत करते हुए मान रही है, बाकी जमातें इत्तेहादी मान रहे हैं, सिर्फ एक जरदारी साहब हैं जो मान नहीं रहे हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने कहा या सादिक साहब हमसे माने हैं, उठ के गए हैं, वापस आए। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब नहीं मान रहे कि इस असम्बली को कंटिन्यू किया जाए। तो सिर्फ इस असम्बली को, इस हुकूमत को कंटिन्यू करने में सिर्फ जरदारी साहब मामलात को लेकर चल रहे हैं, नून लीग बाकी लोग तैयार हैं कि इस असम्बली को ख़त्म कर दिया जाए और आम इंतखाबात की जानिब जाया जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो इसी को कहते हैं कि पार्लियामेंट में रहकर अपनी बात के अंदर असर पैदा करना और ऐसी बात करना जिससे सब कायल हो जाएं, और अगर सब कायल हो गए आपकी बात पे और फिर फैसला उसके मुताबिक हो तो ये पार्लियामेंट की भी इसी में इज्जत है और अवाम की भी जो है वो नुमाइंदगी इसी तरह से की जाती है, या बात मनवाई जाती है या जो है किसी बात के ऊपर जो है वो स्टेप डाउन किसी इशू पे करना पड़ता है। यही मफाहिमत होती है और यही तरीके कार तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो PMLN जो है वो उनकी ईमा पे जो है एग्रीमेंट हो जाती है, हम उनकी बातें मानते हैं, वो ये तो एक बहुत जबरदस्त एक अच्छा आपके सामने एक बेहतरीन मिसाल है कि दो ऐसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ती रही और आगे भी जाके हमने एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ना है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हम पार्लियामेंट को चला रहे हैं इस मुल्क के मुश्किल मराहिल पे, क्योंकि जिस हालत में PTI छोड़ के गई थी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नहीं आप पर तो तनकीद हो रही है, आप तो पार्लियामेंट ऐसे चला रहे हैं कि मर्जी के रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इलेक्शन के आप पर तनकीद हो रही है कि आप लोग नैब को अब टूथलेस बनाने का पूरा प्लान कर चुके हैं, अपनी सारे मामलात और आइंदा आने वाले नैब चेयरमैन हैं, बाकी तकर्रियां हैं, वो मिल बैठ के करेंगे। ये आप पर तनकीद इस वक्त PTI कर रही। जी जी अरे जी मैं आपको एक बात बताऊं कि PTI को ये अब मैं कह सकती हूँ, पहले मैं नहीं कह सकती थी, अब मैं कह सकती हूँ कि PTI को हक खो दिया है तनकीद करने का, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए वो ये बातें करते तो फिर तो बहुत अच्छा था। पार्लियामेंट को लात मार के ठुकरा के अगर ये अपनी सीटों को अवाम की जो अवाम ने इनको जिस तरह मैंडेट जो भी मिला था उसको ठुकरा के और सड़कों पे आके जो है 3000 बंदा लेकर धरना करके अगर आप कहेंगे कि अब हमारी यहाँ से सुनी जाएगी, सड़कों से हमारे करे, तो ऐसा नहीं है। ये पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट देते, वहाँ मौजूद होते, एक तगड़ी हमने भी तो की ना 4 साल अपोजिशन, हम तो रोक के नहीं बाहर भाग गए थे, हमने तो नहीं कहा कि जी मैं नहीं मानता। पहले भी देखे PTI ने 126 दिन धरना किया था ना 4 हलकों के ऊपर, क्या हुआ? ये धरने की सियासत है, ये पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। मैं ये नहीं कहती कि PTI को हक नहीं है, वो अपना धरना करें, प्रोटेस्ट करें, अपनी जो भी इनको डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, दैट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, उससे कोई इनको डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ टकराव करेंगे, अगर ये अपने लोगों को कहेंगे जी टैंकों के आगे, भाई किसके टैंकों के आगे लेटना है आपने? ये आज़ादी आज़ादी के नारे किसके लिए लगा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी कोई हमें दुश्मन मैली आंख से देख भी नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे आज़ादी के नारे लगवाने वाले जो है मुल्क की इदारों के खिलाफ आवाम को लाकर खड़ा करने की साजिश कर रहे हैं, तो ये मैं समझती हूँ मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दोस्ती नहीं है। आए मिलकर हम मुल्क
काम करें और इलेक्शन होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल्कुल, ये मुल्क सबसे पहले है, उसके अलावा तो ये नहीं हो सकता कि मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की कोई नारेबाजी। इस पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं पिछले 70-75 साल से, तो उसके लिए तो ऐसा नहीं मुमकिन है। अच्छा नाज बलोच साहब, ये फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, तमाम इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत में हैं, तो 1 साल 2 माह की मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही हैं बहैसियत मेंबर नेशनल असम्बली। नाज बलोच साहबा देख रही हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे टॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त नहीं है। पहले जो पार्लियामेंट हमारी जिस तरह पीटीआई के साथ चल रही थी, उसमें तो वो सुनते नहीं थे किसी की, उनमें टॉलरेंस नहीं थी, नफरत बहुत थी, पोलराइजेशन थी। वो कहते थे मैं नहीं मानूंगा किसी की, हमने किसी की सुननी नहीं है। इमरान खान साहब पार्लियामेंट तशरीफ ही नहीं लाते थे। हम लोग कहते थे कि वजीर आजम है, वो आए, पार्लियामेंट को वो इज्जत दें। हम चाहते थे कि वो हर इशू पे पार्लियामेंट आए, जैसे कि वो खुद कहते थे कि मैं हर क्वेश्चन आंसर। लेकिन वजीर आजम साहब जब भी, इमरान खान वजीर आजम जब तक रहे, उन्होंने पार्लियामेंट को वो ड्यू मकाम नहीं दिया, वो आना ही पसंद नहीं करते थे। और जितने इनके मेंबरान बैठे थे, सिवाय गालियां देने के, सिवाय मार धाड़ के, सिवाय बजट की किताबें उछालने के, सिवाय ये जो है एक दंगा फसाद करने के, इन्होंने पार्लियामेंट में और कुछ नहीं किया। तो पार्लियामेंट में आपको पता है, मैं याद दिलाती चलूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी अदम एतमाद आया था, और तब नून लीग ऑपोजिशन में थी। और उस अदम एतमाद का बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इतने रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ, ग्रेस के साथ, टॉलरेंस के साथ सामना किया। और वो फिर जीत, आज उन्होंने विक्ट्री स्पीच इसी पार्लियामेंट में खड़े होकर की, और उन्होंने कहा कि ये बहुत अदम एतमाद एक मुश्किल मरहला होता है। लेकिन क्योंकि वो जीत के वापस दोबारा आई, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली उन्होंने कहा कि जी विद ग्रेस एंड टॉलरेंस आए, मिलकर हम काम करते हैं। तो ये होती है डेमोक्रेसी। ये नहीं होता कि आप जब तक वजीर आजम में, हालांकि इत्तेहादियों के वोटों पे थे, वो इत्तेहादी इनको छोड़ गए। तो नाज़ फिर अब तो पार्लियामेंट और ज्यादा बेहतरीन नहीं होगी कि अपोजिशन लीडर भी राजा रियाज साहब हों, जिन्होंने खुद नून लीग के टिकट कंफर्म कर लिया, तो फिर तो मसला ही नहीं है। हुकूमत के लिए जो मर्जी हो, अपोजिशन तो बैठी रहे आराम से। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो फिर भी आपको दोबारा यही कहूंगी, एज अ पार्लियामेंटेरियन मेरी तो डे वन से यही ख्वाहिश थी कि अगर पीटीआई हुकूमत में नहीं है तो वो अपोजिशन में आके बैठे, वो अपोजिशन को, वो पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट दे। ये क्या वजह है कि लास्ट टाइम 2013 में भी इन्होंने तनख्वाहें पूरी पार्लियामेंट के लिए और धरनों के ऊपर आके खड़े हो गए। इनको बैठना चाहिए था। ये पार्लियामेंट में हमारी बातों को क्रिटिसाइज करते, ये वहां पे हमारी गलतियों के ऊपर इशारा करते, ये पार्लियामेंट में अपोजिशन का अपना हक अदा करते। इन्होंने तो खुद ही वो प्लेटफॉर्म खाली छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकिन अब जो है वो पार्लियामेंट से वो बाहर जा चुके हैं, और पार्लियामेंट में जो है वो अब मामलात वही चलाएंगे जो पार्लियामेंट में बैठेंगे। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा, पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। जमील फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर फैसल जावेद साहब और सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, और कुछ बात करेंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, इसके अब क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा कौन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।